हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस का जो हमारा एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होने की पॉसिबिलिटी है। बायोलॉजी के अंदर उन्होंने कुछ न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उनमें से एक यूनिट है अप्लाइड जूलॉजी, जिसका होस्ट पैरासाइट एंड स्पाइरोकेट्स एंड रिकेट्शिया वाला टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उसको आप जाके देख लीजिएगा DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। ठीक है, आज हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है फिश टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सब टॉपिक दिया हुआ है हमारे अप्लाइड जूलॉजी वाले टॉपिक में, जिसका नाम है फिश टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर है ना, मैंने दो चैप्टर्स को कंबाइन किया है। फिश टेक्नोलॉजी के अंदर जो टॉपिक्स आने हैं वो तो आए इसमें हम करेंगे। उसके अलावा है ना, हमारा एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो उसके अंदर एक्वाकल्चर के जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने इसी लेक्चर में इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 3 यूनिट आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। वो है इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, सेरीकल्चर एंड बोन एंड कार्टिलेज। उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्वा कल्चर, पीसी कल्चर एंड ब्लू रेवोल्यूशन, इन टर्मिनोलॉजी से आप समझते क्या है? तो एक्वा कल्चर का मतलब होता है जब आप है ना एक्वेटिक स्पीसीज को पाल रहे हैं। किस लिए पाल रहे हैं? इसको हम एक्वा फार्मिंग भी कहते हैं। हम इनको ब्रीड कर रहे हैं। एक्वेटिक स्पीसीज को अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनकी रेयरिंग कर रहे हैं, उनसे हार्वेस्ट ले रहे हैं। एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना, तो फ्लोरा क्या होती है और फौना क्या होता है? तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हम कहते हैं फौना, और जितने भी प्लांट्स होते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। ठीक है, तो जब आप पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की रेयरिंग करते हो ताकि उनसे आप किसी तरीके का बेनिफिट ले पाओ, यूज कर पाओ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा कल्चर बोलते हैं। एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पीसी कल्चर का मतलब होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ फिश की बात कर रहे हो, आप सिर्फ फिश की ब्रीडिंग कर रहे हो, फिश की रेयरिंग कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं पीसी कल्चर। लेकिन अगर आप सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स किसी भी चीज़ की कर ले रहे हो, उसको हम बोलते हैं एक्वा कल्चर। ये इनमें मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब होता है अगर आप है ना एक्वा कल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो अपनी कंट्री में, आप चाहते हो कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है एक्वा कल्चर का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होए, तो इस रेवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। और एक रेवोल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप सबने पढ़ा होता है, उसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जब हम है ना फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। वैसे ही जब हमारा एक्वा कल्चर के प्रोडक्शन को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि हम बहुत सारा बेनिफिट कमा पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। इससे ना हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी नीड तो कंप्लीट होती ही है, हम है ना बहुत सारी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी की फिश बना रहे हैं, पर्ल्स बना रहे हैं, मेडिसिनल एक्वेटिक प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, उनको अगर आप दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हो तो हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं, जब हम अपने एक्वाकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। पिसिकल्चर में सिर्फ और सिर्फ फिश की बात होती है। एक्वाकल्चर में सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनके रेयरिंग की बात होती है। उसके बाद आपको पता है जो फिश होती है ना, वो एनिमल प्रोटीन का बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा सोर्स है। फिश खाने से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो फिश के प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? आप है ना फिंड ट्रू फिश का प्रोडक्शन करते हो, सेल फिश का प्रोडक्शन करते हो, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं? प्रॉन्स एंड मोलस्का भी आते हैं। ठीक है, तो अगर आप फिश फार्मिंग की टाइप देखोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो ये ना DSSB के, तो उसमें है ना पूछा गया था कि फिश फार्मिंग के कितने टाइप होते हैं। नाम नहीं पूछा गया था, टाइप पूछे गए थे सिर्फ। तो दो टाइप की होती है, एक होती है कैप्चर फिशिंग, एक होती है कल्चर फिशिंग। तो जब आप है ना मछलियों को कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप गए किसी तालाब में, गए वहां पे आपने मछलियां पकड़नी शुरू कर दी, किसी नहर में, नदी में गए, वहां पे अगर आपने जाके मछलियां पकड़नी शुरू कर दी, उसको हम बोलते हैं कैप्चर फिशिंग। कल्चर, कल्चर कर रहे हो किसी चीज को आपने, है ना, अगर आप लोगों ने बॉटनी जूलॉजी लैब में आपने काम किया है तो आपको पता है वहां पे है ना हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर कर रहे होते हैं, पेट्री डिश के अंदर उनको हम उगा रहे होते हैं। तो कल्चर फिशिंग का मतलब होता है जब आप है ना फिश को रेयर करोगे, खुद के सीड का इस्तेमाल करके, एग्स का इस्तेमाल करके खुद पूरा का पूरा प्रोसेस करोगे, उनको उगाओगे, उनको बड़ा करोगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कल्चर फिशिंग बोलते हैं। तो अगर आपने जाके नदी में जो पहले से नदी में प्रेजेंट थी उसको पकड़ लिया तो उसको हम कैप्चर फिशिंग कहते हैं। अगर आपने सारा का सारा प्रोसेस आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज में खुद किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कल्चर फिशिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको करते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल खेती होती है ना, वैसे है ना फिश फार्मर्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं? ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं, कल्चर फिशिंग करते हैं और उससे अपनी कमाई करते हैं। ठीक है, मछलियों को बेच के। उसके बाद आता है मैरीन फिशरी क्या होती है और इनलैंड फिशरीज क्या होती है। तो अगर आप है ना इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर लंबी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जीके में आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ क्या है, तो 7500 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है। वहां पे ना बहुत सारी
खारे पानी में रहने वाली मछलियां मिलती है जिनको हम क्या बोलते हैं, मैरीन फिश बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वैरायटी है, इनके नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सार्डिन्स एंड बॉम्बे डक। तो बहुत बार है ना एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है कि बॉम्बे डक किसका टाइप है, किसी डक का टाइप है, किसी चिकन का टाइप है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका नाम बॉम्बे डक जरूर है, लेकिन ये किसका टाइप है, फिश का टाइप है। और कैसी फिश है, मैरीन फिश है। ठीक है, मैरीन फिश को है ना फिशिंग नेट का इस्तेमाल करके हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, मैरीन फिश जो होती है वो बहुत ही हाई इकोनॉमिक वैल्यू की होती है। ठीक है, और इसके अलावा फिंड फिशेज होती हैं। ठीक है, फिंड फिशेज जो होती हैं उनके नाम क्या है, मुलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पोर्ट्स, सेलफिश एंड प्रॉन्स। ठीक है, उसके अलावा है ना मुसल्स एंड ऑयस्टर्स और जो सीवीड्स होते हैं, इन सबको हम किस लिए वो करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, और ऑयस्टर्स क्या होते हैं, इनके अंदर है ना मोती बनते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्वाकल्चर का ऐसा स्पीसीज है जो हमारी किस में मदद करता है, पर्ल्स की खेती करने में, मोती की खेती करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, ऑयस्टर्स चाहिए होते हैं। ऑयस्टर्स क्या करते हैं, पर्ल्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है, मेरीन फिशरीज के अंदर ये सब कुछ आता है। उसके बाद आती है इनलैंड फिशरीज। तो अगर आप फ्रेश वाटर रिसोर्स में से जाके, यानी कि नदी के अंदर जाके, तालाब के अंदर जाके, रिजर्वॉयर्स के अंदर, रिवर्स के अंदर जाके अगर आप मछलियों को पकड़ रहे हो तो ये क्या कहलाती है, इनलैंड फिशरी कहती है। और एक आता है ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर ना हम उसको कहते हैं जहाँ पे है ना नमक का पानी और फ्रेश पानी आपस में मिक्स रहते हैं। इसको हमें ना एस्चुरीज एंड लेगून्स भी कहते हैं। तो हम कहते हैं ना वो एक बहुत बड़ा लेगून है, वहाँ पे ना एस्चुरी है। तो आपने कभी सोचा ये अलग टर्म क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इनको नदी नाला क्यों नहीं बुला रहे हैं, इनको हम नदी क्यों नहीं कह रहे हैं, पॉन्ड क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना वाटर का जो सैलिनिटी है वो इंटरमीडिएट है, यानी कि ना तो वो फ्रेश वाटर में आता है ना वो सॉल्टी वाटर में आता है, उन दोनों के बीच का मिक्स है। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, एस्चुरी और लेग्यून बुलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फिश रिजर्वायर होता है, यहाँ पे भी हमें यानी कि बहुत सारी फिश मिलती है। ठीक है, कैप्चर फिश ही इनलैंड वाटर में भी किया जाता है। आपको पता है नदी में भी तो मछलियाँ होती है ना, तो वहाँ पे जाके अगर आप उसको पकड़ोगे, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मछलियाँ आपको नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू जब आप मेरीन के अंदर जाते हो, क्योंकि जो सी होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, नदियाँ जो होती हैं वो छोटी होती है कंपेरिजन में। ठीक है, उसके अलावा है ना कभी कभी है ना जहाँ पे फिश उगा रहे होते हैं ना उसी पानी में हम क्या करते हैं, राइस की क्रॉप भी लगा के रखते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारे उसी लैंड में जिसमें मेरे को मछलियाँ भी उगानी है और उसी में मेरे को क्या मिल जाता है, चावल भी उग जाएंगे मेरे। ठीक है, तो राइस आपसे है ना, ये भी एक DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहाँ उन्होंने पूछा था कि किस खेती के साथ में है ना फिश कल्चर किया जाता है, यानी कि फिश को हम साथ में ही रियर करते हैं, कौन सी खेती के साथ, तो चावल की खेती के साथ। ठीक है, तो जिस पैडी फील्ड में हमने चावल लगाया होगा उसी पानी में ना हम नीचे सीड डाल देते हैं, किसका, यानी कि सीड का मतलब होता है अंडे डाल दिए आपने, छोटे छोटे अंडे डाल दिए, वो बड़ी बड़ी मछलियां बन जाएगी और उनको आप है ना निकाल के बेचने लग जाते हो। ठीक है, इसको हम बुलाते हैं फिश कल्चर डन विद राइस क्रॉप। ठीक है, उसके बाद है ना हमसे जो पूछा जाता है, 3 फिश का नाम आपको याद रखना है, ये 3-4 फिश, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो कटला फिश, रोहू, मृगाल एंड कॉमन कार्प, उसके अलावा ग्रास कार्प। तो कटला जो, अब सोचो मुझे है ना एक थोड़ी सी जगह में ना हर टाइप की फिश उगानी है, क्योंकि अब मैं कटला को उगाने के लिए अलग से जगह लूँ, फिर दूसरे के लिए अलग से जगह लूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहती मैं। तो एक ही टैंक में अगर मेरे को अलग अलग फिश उगानी है तो मेरी मदद क्या हो जाती है, यहाँ पे ना ये सारी की सारी फिश है ना अलग अलग सरफेस में रहने वाली होनी चाहिए, वरना ये एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स में और एरिया में इंटरफेयर करेंगी। तो जो कटला फिश होती है ना, अगर मैंने एक एक्वेरियम लिया है, एक बहुत बड़ा सा टैंक लिया है, उसमें मैंने इस फिश को डाला, तो जो ऊपर सरफेस पे ही रह जाएगी वो कौन है, कटला है। रोहू जो है वो मिडल का, बीच का जो एरिया होगा ना उसमें रहेगी। मृगाल जो है वो बॉटम में रहेगी, यानी उसको है ना तली में रहना पसंद होता है। मृगाल और कॉमन कार्प जो है वो बॉटम फीडर है, तली में रहना पसंद करती है। कटला जो है वो सरफेस पे रहना पसंद करती है और रोहू जो है वो मिडिल में रहना पसंद करती है। ये भी DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वो इन फिशेस का नाम देके आपसे ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन मिडिल में रहती है, कौन सरफेस फीडर है। ठीक है, उसके बाद एक मछली आती है जिसका नाम है ग्रास कार्प। ये क्या करती है, ये है ना वीड्स पे, यानी कि जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होती है उन पे फीड करती है, उनको खाना पसंद करती है। फिश फार्मिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, यानी कि अच्छे क्वालिटी के अंडे ही हमें नहीं मिल पाते हैं, सीड्स ही हमें नहीं मिल पाते हैं। तो ये फिश फार्मिंग के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक, उसके बाद है ना फिश के बारे में आपको कुछ टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है स्पेसिफिक वर्ड जो फिश से रिलेटेड यूज होंगे वो आपको मालूम होने चाहिए। तो फिश हैचरी क्या होती है, तो एक टाइप का फिश फार्म होता है जहाँ पे है ना आप बहुत सारी नेटिव वाइल्ड पॉपुलेशन को रीसप्लाई करते रहते हो नेचुरल एनवायरनमेंट से ला के, जहाँ पे आप सारी मछलियों को रख रहे होते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हैचरी बोलते हैं, फिश हैचरी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के लाए, नेटिव वाइल्ड लेके आए,
मछलियाँ, और मैंने उनको एक जगह पे स्टोर करना शुरू कर दिया। उस जगह को फिर हम क्या कहेंगे, फिश हैचरी कहेंगे। उसके बाद है ना, ये टर्म आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो मछली जब है ना अंडे से निकलती है, छोटी सी होती है, डेवलपमेंटल स्टेज जो फिश है ना, लार्वल स्टेज से जो अगली स्टेज है, जब वो 1 हफ्ते की होती है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, फ्राई बुलाते हैं। जैसे आप ये मत समझिएगा फिश फ्राई है ये, ठीक है। तो फ्राई का मतलब होता है जब है ना बहुत छोटी है, सिर्फ 1 हफ्ते से भी छोटी मछली अंडे से जस्ट बाहर निकली है, 1 हफ्ते जितनी है, ठीक है, उसको हम फ्राई बुलाते हैं। जब वो है ना, जब फ्राई का साइज एक उंगली के बराबर हो जाता है, जब वो 3-4 महीने की हो जाती है, उसको हम फिंगरलिंग कहते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फिंगर के बराबर हो गई है तो फिंगरलिंग है, और 3 से 4 महीने लगते हैं उसको इस स्टेज में पहुंचने के लिए। अंडे से पहले बनेगी फ्राई, फ्राई से बनेगी फिंगरलिंग, फिर हो जाती है ईयरलिंग। जब फिंगरलिंग है ना 1 साल की हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं ईयरलिंग, ठीक है। अब आप इसको देखिए, जनरल लाइफ साइकिल एक फिश की क्या रहती है। पहले है ना, मछली ने बहुत सारे अंडे दिए, जिसको हम स्पॉनिंग कहते हैं, ठीक है। जो अंडे देने का प्रोसेस होता है फिश का, उसको हम स्पॉनिंग बुलाते हैं। तो उसने बहुत सारे अंडे दिए, अब ये फर्टिलाइज हो गए, लार्वा बन गए। लार्वा से जब ये 1 हफ्ते की कम एज के हैं, इसको हम फ्राई कहते हैं। जब ये फिंगर साइज के हो गए हैं, ठीक है, इसको हम फिंगरलिंग कहते हैं। जहाँ पे जुवेनाइल लिखा है ना, यहाँ पे आप बोल सकते हैं अगर ये 1 साल के हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ईयरलिंग कहेंगे। फिर ये बन जाती है जुवेनाइल, फिर बन जाती है अडल्ट फिश, और दोबारा से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फिर से स्पॉनिंग करेगी यानी कि अंडे देगी, और यही लाइफ साइकिल चलती रहेगी। उसके बाद आता है हमें इसमें जो, ये तो हो गया हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स वाला टॉपिक। अब जो हमें फिश टेक्नोलॉजी में उन्होंने टॉपिक्स, सब टॉपिक्स पढ़ने के लिए दिए गए, तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का जूलॉजी ऑनर्स या फिर लाइफ साइंसेस का सिलेबस देखेंगे, जहाँ से उन्होंने ये टॉपिक्स पिक किए, वहाँ पे इसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहला है जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन एक्वाकल्चर इंडस्ट्री। तो हमको है ना एक्वाकल्चर इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम है ना एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर है ना मैं जेनेटिक इंप्रूव करना चाहती हूँ, उसके जीन्स को इंप्रूव करना चाहती हूँ। तो पहली बात तो मैं ऐसा क्यों करना चाहती हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है ये चीज़ करने की। तो आपको पता है जो फिश होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होती है किसका, प्रोटीन का। हमें फिश से बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, और आपको पता है हमारी कंट्री में ना प्रोटीन की बहुत कमी रहती है। लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की बहुत कमी है। तो अगर हम है ना बहुत अच्छी फिश को उगा रहे होंगे तो हमारी कंट्री में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है वो कम रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमें फिश से हमें प्रोटीन मिलता है, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन हम पैदा कर पाए, इसलिए हम जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना पसंद करते हैं। अब मैंने आपको बताया था जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फिशरी, ठीक है। तो वहाँ पे है ना हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाए, दूसरी कंट्रीज़ को हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी की फ़िश भेजेंगे तो बहुत सारा पैसा हम कमा पाएंगे। हमारी कंट्री में अच्छी क्वालिटी की फ़िश, डिजीज़ फ्री फ़िश जब हम बेचेंगे तो हमारी कंट्री के लोग हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि मेनली हम चाहते हैं फ़िश का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। अब मैं ऐसी वैरायटी चाहती हूँ, सोचो मैंने फ़िश खाई और मेरे को बीमारी हो गई क्योंकि उसको कोई बीमारी थी, उस फ़िश को कोई बीमारी थी। तो मोस्टली हम है ना ऐसी वैरायटीज़ उगाना चाहते हैं जिनको कम से कम बीमारियाँ हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट फ़िश हो, ठीक है। उसके अलावा है ना मैं चाहती हूँ कि उसका है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो, उसमें मसल्स मेरी मर्जी की हो, उसका कलर मेरे जैसा हो। अब कलर मैं क्यों चाहती हूँ, खाने के लिए कलर थोड़ी मैटर करेगा, तो ये खाने के लिए नहीं होती। आपको पता है फिश जो होती है वो एक ऐसा ऑर्नामेंटल एनिमल भी है। आप देखते हो ना बहुत सारी जगह पे आप जाते हो, वहाँ पे बहुत सुंदर सा एक्वेरियम रखा होता है, तो वहाँ पे जितनी सुंदर सुंदर कलर की फिश होती है उतना ही ज़्यादा लोग उसको देखना पसंद करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, टूरिज्म बढ़ता है, ठीक है, वाटर टूरिज्म बढ़ेगा, एक्वाकल्चर बढ़ेगा। तो उसके लिए ना कलर मैटर करता है फिश का, तो वो भी हम किससे कर सकते हैं, जेनेटिक इंप्रूवमेंट से कर सकते हैं। आप कभी कभी देखते हो जब आप कोई वीडियो देख रहे हो उसमें ना अगर बहुत सुंदर सी फिश आपको दिखाई दी तो एकदम से आप फैसिनेटेड फील करते हो ना, ठीक है। तो इसलिए भी हम जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हैं। उसके अलावा फिश एक नेचुरल रिसोर्स है, सारे के सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो सब नेचुरल रिसोर्स के अंदर आते हैं, उनका हम बेटर कंजर्वेशन कर पाए, इसलिए हम जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हैं। ये तो रीजंस है कि हम क्यों करते हैं। अब हम कैसे करते हैं, तो हम है ना जेनेटिक इंप्रूवमेंट 2 टाइप का कर सकते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म बेसिस और एक होता है लॉन्ग टर्म बेसिस। यानी कि बस मेरे को थोड़ा सा ही चेंज करना है जिसमें बहुत लंबे प्रोसेस में नहीं गुजरना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस, और जो मैं बहुत लंबे टाइम के लिए जीन्स चेंज करना चाहती हूँ उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। तो लॉन्ग टर्म जेनेटिक इंप्रूवमेंट के अंदर 3 प्रोसेस आते हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी है, डोमेस्टिकेशन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। मेरे अकॉर्डिंग वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछेंगे लॉन्ग टर्म के मेथड्स बताइए। सोचो उन्होंने 3 तो लिख दिए इसके और शॉर्ट टर्म का एक मिक्स कर दिया तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो डोमेस्टिकेशन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है।
शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के अंदर आते हैं हमारे हाइब्रिडाइजेशन करना, क्रॉस ब्रीडिंग करना, क्रोमोसोम को मैनिपुलेट कर देना, सेक्स को मैनिपुलेट कर देना। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है डोमेस्टिकेशन। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। तो हम क्या करते हैं, फिश को मैं पकड़ के लेके आई और उस फिश को, एनिमल्स को, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो एक्वाकल्चर की बात हो रही है तो कोई भी एक्वेटिक स्पीसीज की बात हो सकती है जिस पर्टिकुलर में मेरा इंटरेस्ट हो, उसको मैं लेके आई और कैप्टिविटी में, यानी कि मैंने है ना एक पर्टिकुलर जगह जो असाइन कर रखी है जहाँ पे मैंने अच्छी क्वालिटी का पानी प्रोवाइड किया है, उसके अंदर अच्छा ऑक्सीजन कंटेंट है, सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, सारी ऐसी कंडीशंस मैंने दी है जो एक अच्छे फिश प्रोडक्शन के लिए, एक्वाकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको मैंने वहाँ पे रखना शुरू कर दिया। अब उसके अंदर है ना चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और उसके अंदर जीन्स जो होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब क्यों इम्प्रूव हो जाएगी, सोचो वो है ना समुद्र में पल रही थी, वहाँ पे ना उसे कभी भी आके बड़ी फिश खा सकती थी। ठीक है, अगर लोगों ने बहुत सारा कूड़ा, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स उसमें फेंक दिए, आपको पता है ना बहुत सारा समुद्री कूड़ा, लोग समुद्र में कितना सारा कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होती है। तो लेकिन अगर मैंने उसे एक ऐसी पर्टिकुलर जगह पे ला के रख दिया, जैसे एक डॉग है, वो रोड पे घूमता है, उसको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, हो सकता है उसे खाना मिले, हो सकता है कि उसे खाना ना मिले, पॉसिबिलिटी के ऊपर लाइफ चलती है। लेकिन अगर एक डॉग को आप घर पे लाए तो आपने देखा ना, आप उसको सारी वैक्सीनेशन भी देते हो, उसको पूरा प्रॉपर फीडिंग भी करते हो। तो डोमेस्टिकेशन हमारी क्या हेल्प करती है, वो बहुत हेल्दी हो जाएगा और उसके जो आगे आने वाले बच्चे होंगे वो भी बहुत हेल्दी होंगे। तो डोमेस्टिकेशन भी एक ऐसा तरीका है, जब हम फिश को रिवर में से पकड़ के लाते हैं, उसको हम ऐसी कंडीशंस में रखते हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, और उसके अंदर जेनेटिक इंप्रूवमेंट हो जाती है। नेक्स्ट उसकी जो प्रोजेनी आएगी, जो नेक्स्ट वो बच्चे पैदा करेगी, वो बहुत ही हेल्दी होंगे। ठीक है, तो पहली टेक्निक है लॉन्ग टर्म में डोमेस्टिकेशन। दूसरा आता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब मेरे को है ना बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ चाहिए मेरी फिश में, मैं चाहती हूँ उसका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई हो, मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी का विटामिन डी मिल पाए उससे। तो मैं क्या करूँगी, ऐसे वाली फिश को चूज़ करूँगी जिसके अंदर है ना ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हो और उनको आपस में ब्रीड कराऊंगी। सेलेक्टिव ब्रीडिंग मैंने सिलेक्ट किया। मेरे को, जैसे आपने देखा है लोग ऐसा चाहते हैं मेरे बच्चे के बाल ना ब्लू हो, मेरे बच्चे की आंखें ऐसी हो, ये क्वालिटीज़ क्या है, सिलेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे ही है ना, जब आप देख लेते हो कि आपको है ना ये वाली क्वालिटी चाहिए, ये इस फिश में है, ये वाली क्वालिटी चाहिए वो दूसरी फिश में है, तो आपस में जब आप उनकी ब्रीडिंग कराते हो तो बहुत बार चांस होता है कि हमें जो उनसे पैदा होकर जो ब्रीड मिलेगी ना वो बहुत बेटर क्वालिटी के साथ होगी। कभी कभी ये चीज़ बैकफायर भी कर जाती है, मतलब कभी कभी होता है कि दोनों की जो सबसे खराब क्वालिटीज़ होती है वो बच्चे में आ जाती है। लेकिन मोस्टली सेलेक्टिव ब्रीडिंग से क्या होता है, जो दोनों के बेस्ट गुण हैं वो बच्चे में आते हैं। तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, तो हम है ना चेक करते हैं कि किसके पास है ना कितने अच्छे क्वालिटी जीन्स हैं। इन एनिमल्स को हम स्टैंडर्डाइज कंडीशन में बड़ा करते हैं और ये प्रोसेस है ना एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपने ना जीन ट्रायल किया है, उन सब की जीन्स को आपने चेक किया है, फिर आपने ये चूज़ किया है कि मेरे को अंदर इसके अंदर मेरे को ये वाला पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए। ठीक है, टैगिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम सिलेक्टिंग, मतलब ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करने के लिए हम टैगिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब हम उनके बीच में ब्रीडिंग कराएंगे तो हमको क्या मिलेंगे, जेनेटिक इंप्रूवमेंट हुई मिलेगी, जो हमारी न्यू स्पीसीज आएगी उसके अंदर बहुत अच्छे जीन्स आएंगे। ठीक है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग अब हमारी किस किस चीज़ में हेल्प करती है, तो एक तो वो प्रोडक्शन बढ़ाती है। ठीक है, यानी कि अब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बेटर जीन्स है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मेरे को मीट का जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा, शायद मेरा जो पर्ल का क्वालिटी है वो और भी अच्छा होगा। ठीक है, उसके अलावा जेनेटिक वेरिएशन आती है। आपने जो दो डिफरेंट स्पीसीज़ को यूज़ किया है, उनको इंटरब्रीड कराया है, तो आपको पता है इससे है ना वेरिएशन बढ़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो वेरिएशन बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, मैं ऐसी भी प्रोसेस इस्तेमाल कर सकती हूँ जिससे क्या होगा, मेरी जो अब ब्रीड पैदा होगी उसके अंदर है ना कम से कम डिजीज़ हो। स्ट्रेस रेजिस्टेंस, स्ट्रेस रेजिस्टेंस का मतलब होता है, सोचो एक जगह पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन मैंने इस क्वालिटी का फिश पैदा किया जो उस गर्मी को बर्दाश्त कर जाए। ठीक है, मैंने उसके अंदर ऐसे प्रोटीन इंट्रोड्यूस कर दिए कि उतनी गर्मी पे उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। आपको पता है ना आजकल ऐसे ऐसे टेक्निक्स आ गई है कि हम है ना कम पानी में उगने वाली चावल को ला रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है बहुत सारी जगह पे पानी कम हो रहा है तो वहाँ पर भी चावल हम उगा पाए। ठीक है, ऐसे ही हम एनिमल्स में भी करते हैं। ठीक है, तो डिजीज़ एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस आ पाए। फ्लैश की क्वालिटी, यानी कि जितना ज़्यादा मोटी ताज़ी मेरी फ़िश होगी उतना ज़्यादा मेरे को फ्लैश मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग की मदद से। मैच्योरिटी पीरियड, तो हम चाहते हैं, अगर सोचो मेरी फ़िश को बड़ा होने में पहले 5 महीने लगते थे और मैंने है ना ऐसी जीन इंट्रोड्यूस की जो 3 महीने में ही आराम से मार्केट में बिक सकती है और बहुत अच्छे उसकी क्वांटिटी है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेच्योरिटी पीरियड। मेच्योरिटी पीरियड यानी कि रिड्यूस हो गया। अब जब कम टाइम में अगर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मछली मिल पाएगी तो मैं ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगी, जो फिश फार्मर्स होंगे वो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, हम ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जल्दी से जल्दी मेच्योर हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग से करते हैं। उसके बाद थर्ड प्रोसेस है लॉन्ग टर्म में जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक मैनिपुलेशन करके हम है ना उनकी जीन्स में चेंज करके क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज कर लेते हैं। तो क्या क्या तरीके से हम कर सकते हैं, एक है क्रोमोसोम मैनिपुलेशन, यानी कि मैंने क्रोमोसोम का नंबर उसमें मैनिपुलेट किया, जिसमें ना मैं क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज कर सकती हूँ, डिक्रीज कर सकती हूँ, जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इसमें है ना मोस्टली हम क्या करते हैं, ऑयस्टर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब है ना हम क्रोमोसोम मैनिपुलेशन कर देते हैं ऑयस्टर्स के अंदर, तो है ना स्पॉनिंग सीजन में है ना इनकी क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती थी। तो अब है ना स्पॉनिंग सीजन में ऑयस्टर की क्वालिटी खराब ना हो, तो हम उसके लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्रोमोसोम मैनिपुलेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है ऑयस्टर्स किस लिए यूज होते हैं, पर्ल की खेती करने के लिए, मोती की खेती के इस्तेमाल में। उसके बाद दूसरा होता है ट्रांसजेनेसिस। तो ट्रांसजेनेसिस का मतलब होता है जब मैं ना किसी जीन को इंट्रोड्यूस करूंगी बायोटेक्नोलॉजी मेथड से, यानी कि मैं ना कोई पर्टिकुलर जीन डालना चाहती हूँ, जैसे जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे को है ना इस फिश से बहुत पर्टिकुलर कोई विटामिन डी मिले, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ऐसी जीन ढूंढूंगी जो बहुत अच्छा विटामिन डी का प्रोडक्शन कर पाए, और उसको है ना मैं अपनी फिश में इंट्रोड्यूस कर दूंगी। और जब वो फिश मेरे को मिलेगी तो उसके अंदर से है ना मेरे को विटामिन डी का हाई कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनेसिस। अब सबसे पहले ट्रांसजेनिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा था, ग्लो फिश थी। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, एक फ्लोरेसेंस जीन इसके अंदर डाली गई थी, जो किससे निकाली गई थी, जेली फिश के अंदर। ठीक है, फ्लोरेसेंस जीन का मतलब होता है चमकती है, तो जेली फिश जो है ना वो चमकती थी, उसके अंदर से वो जीन निकाली गई और वो किसके अंदर डाली गई, ग्लो फिश के अंदर डाली गई, जो अब किस लिए यूज होती है, ऑर्नामेंटल मल्टी कलर ग्लो के लिए। यानी कि अब आप जब इस ग्लो फिश को देखोगे ना तो ये बहुत सुंदर दिखाई देगी, चमक रही होगी, इसमें बहुत सारे कलर्स होंगे। तो मैंने आपको बताया ना ऑर्नामेंटल प्रोसेस के लिए, यानी कि एक्वा कल्चर में इस्तेमाल होगा इसका। जिन लोगों को अपने घर में बहुत सुंदर सा एक्वेरियम रखना है तो वो किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लो फिश को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम कैसे कर पाए थे, इसमें ये ग्लो फ्लोरेसेंस हम कैसे ला पाए थे, ट्रांसजेनेसिस की मदद से ला पाए थे। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी क्या क्या हेल्प करती है, हमें अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन मिल पाए, इसमें हमारी मदद करती है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे यूजफुल अमाइनो एसिड ज़्यादा हो हमारी एक्वाकल्चर एनिमल्स के पास, उनके पास ऐसे पिगमेंट्स हो जिनकी हमें ज़्यादा नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो ये सब कुछ हम किसकी मदद से कर सकते हैं, ट्रांसजेनेसिस। तो हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में जिसमें वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, उस जीन को हम वहाँ से निकालते हैं और अपने पर्टिकुलर एक्वाकल्चर एनिमल जिसको हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम चेंज लाना चाहते हैं, उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनेसिस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लो फिश। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। ये तो थे हमारे लॉन्ग टर्म प्लान, जिसमें क्या क्या आता है, डोमेस्टिकेशन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड ट्रांसजेनेसिस। उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में पहला प्रोग्राम है हाइब्रिडाइजेशन कर देना या क्रॉस ब्रीडिंग करा देना। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होती है, दो डिफरेंट स्पीसीज जो सेम जेंडर की और फैमिली की भी हो सकती है या फिर अलग भी हो सकती है, उनको हम आपस में क्रॉस कराते हैं, फिर से बैक क्रॉस कराते हैं, आउट क्रॉस कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग कि हमें जो डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए। ठीक है, तो इसमें है ना हम वो क्वालिटीज देखने की, उनको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं दो अलग अलग जीन्स में जो प्रेजेंट है। यानी कि एक मछली है वो है ना बहुत सुंदर दिखती है, और एक दूसरी मछली है जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है बट वो इतनी सुंदर नहीं दिखती। ठीक है, सोचो मेरे को ये दोनों क्वालिटी एक फिश में चाहिए, तो मैं उन दोनों को आपस में क्या कराऊंगी, क्रॉस ब्रीडिंग करा दूंगी उनकी आपस में। तो उनका जो बेबी होगा उसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद होता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में इसमें क्या होता है, दो स्पीसीज की फिश को हम आपस में हाइब्रिडाइज करा देंगे। ठीक है, इससे क्या क्या होता है, हमें है ना ऐसी फिश मिलती है जिसका ग्रोथ रेट जो होगा वो बेटर होगा, जल्दी से जल्दी ये ग्रो करती है। इसमें है ना हम सेक्स रेशो को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। सोचो मुझे फीमेल फिश ज़्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे को और ज़्यादा अंडे चाहिए, उससे मेरे को और ज़्यादा मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, मेरा जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की तरफ से कर सकते हैं। ज़्यादा क्वालिटी का, यानी कि बहुत मोटी ताज़ी फिश मिलेगी जिसके अंदर ज़्यादा मीट होगा। ठीक है, डिजीज़ कम से कम होगी, फ्लैश क्वालिटी हमें ज़्यादा चाहिए, बीमारियाँ हमें कम चाहिए, क्योंकि हम हैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ह्यूमंस को जो चीज़ों से फ़ायदा हो रहा होता है वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या चाहते हैं हम, कि अच्छा इन्वायरमेंट बदल रहा है, गर्मी लग रही है, पर तुम्हें गर्मी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए तुमको तो अंडे देने ही पड़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद आता है क्रोमोसोम मैनिपुलेशन। तो आप क्या कर सकते हो, क्रोमोसोम सेट को, जिसको हम पॉलीप्लाइडेशन, यानी कि अगर मैंने है ना एक क्रोमोसोम को मैनिपुलेट किया वो तो अलग बात है, लेकिन मैंने पूरे के पूरे क्रोमोसोम सेट को ही मैनिपुलेट कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लाइडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी एक्वेटिक स्पीसीज में किया जाता है, कैसे, थर्मल और केमिकल शॉक। तो अगर आप कभी आपने है ना बॉटनी और जूलॉजी लैब में काम किया है तो आपको पता है जब हम बैक्टीरिया का डीएनए निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने बैक्टीरिया को डाला, उसको है ना हम आइस वाटर में रखते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में रखते हैं, तो उसको कौन सा शॉक लग रहा है, उसको कोल्ड शॉक लग रहा है। फिर अचानक से उसको हम है ना बहुत गर्म वो रख देते हैं, गर्म पानी में रख देते हैं, तो उसको क्या लग जाता है, थर्मल शॉक लग जाता है। तो इस तरीके के शॉक से क्या होता है, उसका डीएनए बाहर आ जाता है। ऐसी ही टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर को मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्वेटिक एनिमल में। जब आप अचानक से उसको केमिकल शॉक देते हो, आपने किसी केमिकल में डाल दिया एकदम से वो फिश जो होगी, तो उसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो मैनिपुलेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इससे हम क्या बनाते हैं, ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है ये स्टेराइल है, यानी कि ये अब ज़्यादा बच्चा पैदा करने पे ध्यान नहीं देंगे, तो इनका सारा का सारा जो एनर्जी है, जो गैमीट्स बनाने में जाता, फर्टिलाइजेशन में जाता, वहाँ नहीं जाएगा। अब सारा का सारा किस चीज़ पे जाएगा, ग्रोथ होने पे जाएगा। सोचो मैंने ऐसा ऑयस्टर लिया, ऐसी सेलफिश ली जिसको मैंने ट्रिप्लॉइड बना दिया। ठीक है, अब वो बच्चे पैदा करने पे ध्यान नहीं देगी, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का मोती बनाए, इस बात पे ध्यान रहेगा उसका। ठीक है, तो ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हम इनको जानबूझ के स्टेराइल कर देते हैं ताकि इनकी जो एनर्जी वहाँ पे प्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में यूज़ होने वाली थी, वो किस में यूज़ हो, उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हो जो कमर्शियल है, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने बताया हम बहुत ही सेल्फिश है। ठीक है, उसके बाद आती है पॉलीप्लॉइडी। तो क्रोमोसोम स्टिमुलेशन से, जिसमें हमने क्या किया, हम ऐसा ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं जो हेप्लॉइड होता है, ऐसा भी बना सकते हैं जो ट्रिप्लॉइड होता है, और टेट्राप्लॉइड, यानी कि मैं हेप्लॉइड फिश भी बना सकती हूँ, ट्रिप्लॉइड फिश भी बना सकती हूँ, टेट्राप्लॉइड फिश भी बना सकती हूँ। ठीक है, तो हेप्लॉइड होता है एन, ट्रिप्लॉइड होता है 2n, ट्रिप्लॉइड होता है 3n, टेट्राप्लॉइड होता है 4n। ठीक है, आपको मालूम है नहीं वाली बात। तो ट्रिप्लॉइडी में हम क्या करते हैं, जो सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है, आपको मालूम होता है ना, एक एक्स्ट्रा बॉडी निकलती है सेकेंड पोलर बॉडी जिसको बोलते हैं, जो वैसे तो डीजनरेट हो जाती है, इसमें है ना उसको हम रिटेन कर लेते हैं। तो जब वो रिटेन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड बनने के बजाय क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड बनेगा। ठीक है, और टेट्राप्लॉइडी हम माइटोटिक इंटरफेरेंस से बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एग जो होता है उस पर ना अलग अलग टाइप के प्रेशर डालेंगे, उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो उसको इतने सारे शॉक्स मिलते रहते हैं कि बेचारा वो कैसा बन जाएगा, कभी वो ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ट्रिप्लॉइडी मोस्टली है ना कॉमन कार्प नाम की जो फिश होती है, और ग्रास कार्प, जो किस पे फीड करती है, पहले ही मैंने आपको बताया, ग्रास पे, वीड्स पे फिश फीड करती है। ठीक है, इसको है ना हम कोल्ड एंड हीट शॉक देके, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक बार आप इसको आइस वाटर में रख दे रहे हो, फिर आप इसको उबलते हुए पानी में डाल दे रहे हो, तो इसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म कैसा बनता है, ट्रिप्लॉइडी बनते हैं। ये मैं आपको बताने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा पर्टिकुलरली हम कितने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करेंगे वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट। डिप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड के बीच में जब आप क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो उनका जो बच्चा होगा वो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक है, एक था डिप्लॉइड, एक था टेट्राप्लॉइड, तो अब उनका जो बच्चा है वो क्या बना, ट्रिप्लॉइड बना। ठीक है, ट्रिप्लॉइड के अंदर है ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये स्टेराइल होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो इनकी जो एनर्जी पूरे की पूरी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में लगती है, वो किस में लग रही है, उस प्रोसेस में लग रही है, अपने आप को फास्ट ग्रो करने में लग रही है, अच्छी क्वालिटी का मोती बनाने में लग रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लैश बनाने में लग रही है। उसके बाद शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट आता है सेक्स मैनिपुलेशन। तो हम है ना, जैसे कि सोचो मेरी जो फिश है वो है ना मेल भी है फीमेल भी है, यानी कि मेल वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखा रही है, उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं जिससे है ना वो या तो पूरी मेल बन जाए या तो पूरी फीमेल बन जाए। तो हम ये क्यों करते हैं, सोचो मेरे को है ना ज़्यादा से ज़्यादा अंडे चाहिए ताकि और ज़्यादा फिश पैदा हो सके, तो मेरे को क्या चाहिए कि मेरी जितनी भी फिश पैदा हो रही है ना वो मोस्टली फीमेल्स होनी चाहिए। ठीक है, मेल मेरे को लिमिट में चाहिए, लेकिन फीमेल मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ऐसा हार्मोन उनके अंदर इंजेक्ट करूँगी कि मेरी ज़्यादातर फिश क्या हो, फीमेल बने। ठीक है, मेल मुझे लिमिट में चाहिए। जैसे आपने देखा ना कैटल्स में भी ऐसा होता है, अगर गाय है और उसने है ना फीमेल काफ को जन्म दिया, तो हम सब कितने खुश होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है आगे जाके वो गाय दूध देगी। लेकिन अगर बछड़ा हो जाता है तो लोग इतने खुश नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि अरे इसको तो एक्स्ट्रा घास खिलाना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे हमें करना है, ये तो था हमारा जेनेटिक इंप्रूवमेंट एक्वाकल्चर में हम क्यों करते हैं और किस किस मेथड से कर सकते हैं। अब है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग का मतलब होता है जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो एक होता है फिश अपनी मर्जी से बच्चे दे रही है, लेकिन हम तो बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बहुत सारा प्रोडक्शन करे, तो अब हम क्या करते हैं, उनको ज़बरदस्ती इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी को
मतलब ये उसका टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अभी के अभी बच्चे दे दे, तो हम ऐसे प्रोसेस करते हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस, जिनको हम क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग कर पाए। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब आप फिश को पकड़ के लाते हो और कैप्टिविटी में रखते हो, तो वो है ना इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर रही होती, क्योंकि उसको शायद इन्वायरमेंटल शॉक्स लग रहे होते हैं, उसका आपने इन्वायरमेंट बदल दिया है, कंडीशंस बदल दिए हैं, ठीक है। तो हमें ना आर्टिफिशियल तरीके से उसमें ब्रीडिंग का प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी मछली के अंदर से पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालते हैं। आपको पता है हमारे सर के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। इस फिश को है ना हम इसमें से बाहर निकालते हैं, ठीक है, और इसको दूसरी फिश में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि जो फिश ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस ब्रीडिंग, और इसका हाइपोफाइजेशन नाम भी है। तो पिट्यूटरी हार्मोन क्या करता है, ये है ना ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। हमारी बॉडी में जो लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये सेम हार्मोन्स फिश के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी है ना किस में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये पिट्यूटरी हार्मोन क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेंगे और उस फिश को बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा ब्रीडिंग करे, ठीक है। तो जब है ना आर्टिफिशियली हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती उसके अंदर ये हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को इंट्रोड्यूस किया है, एक्स्ट्रा हार्मोन रिलीज दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, ठीक है। अब जो होता है फिश जब आप उसे पकड़ के लाए तो वो ब्रीड नहीं करती है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों नहीं कर रही है वो ऐसा। तो एक तो हो सकता है कि उसका जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर है वो अचानक से चेंज हो गया, वो वहाँ बहुत ठंडे पानी में रह रही थी, शायद यहाँ पे इतना ठंडा पानी नहीं है, ये हो सकता है उसको एक अलग माहौल की आदत थी, वो माहौल उसे नहीं मिल पा रहा है। दूसरा होता है उसके अंदर है ना हार्मोनल चेंज, जब आपकी जगह बदली जाती है तो कभी कभी तो आपको बहुत मन लगता है, कभी कभी आपका मन नहीं लगता है, तो उसकी बॉडी में अगर सही हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो भी वो क्या करेगी, रिप्रोड्यूस नहीं करेगी। अब इस प्रॉब्लम के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड लेके आए, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग लेके आए। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करने से हमारा क्या होता है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल पाता है, ऐसी फिश पैदा होएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी फिश पैदा होएगी, तो क्या होगा, प्रोटीन रिच फूड मिल पाएगा हमको, है ना गुड क्वालिटी सीड चाहिए, बहुत सारे सीड चाहिए फिश के, ताकि फिश फार्मिंग प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। स्पॉनिंग मोर देन वंस, तो मैंने बताया जब फिश अंडे देती है उस प्रोसेस को हम स्पॉनिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब साल में वो एक बार अंडे दे, लेकिन अगर हम इतने चालाक है 2-3 बार तो चाहिए हमको, कोई भी चीज़ बेनिफिट तो डबल करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर ज़बरदस्ती उसको फोर्स करते हैं जल्दी जल्दी ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ना प्योर ब्रीड और डिजीज़ फ्री वैरायटी मिलती है। अब ऐसा कैसे होता है, सोचो एक मछली थी, वो है ना पानी में घूम रही थी, वहाँ पे ना बहुत सारे एनिमल्स उसको काट रहे थे, उसको बहुत सारी बीमारियां लगी रहती थी, कभी गंदे पानी में चली जाती थी, तो उसको है ना बहुत सारी बीमारी हो जाती। लेकिन जब है ना आप उसे पकड़ के आपने उसे रखना शुरू कर दिया, आप उसकी बहुत केयर कर रहे हो, और लगातार उसकी कई प्रोजेनी आपके जो फिश टैंक है उसके अंदर ही पैदा हो रही है, तो आपको पता है एक तो वो प्योर ब्रीड होगी, क्योंकि आपने कोई मिक्सिंग नहीं कर रखी, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, कोई भी मछली किसी के भी साथ मिलकर ब्रीडिंग कर देगी, ठीक है। तो आपको इतनी अच्छी प्योर ब्रीड नहीं मिलती है, लेकिन आप तो इस बात का ध्यान रखोगे ना कि आपने सेम टाइप की फिश को एक टैंक में रखा हो, उनके बीच में आपस में ब्रीडिंग हो रही हो, ठीक है। उसके अलावा है ना अब उसका वहाँ पे इतना अच्छा केयर हो रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो डिजीज़ फ्री वेराइटीज़ बन रही होंगी, ठीक है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान रख रहे होते हैं। अब है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के स्टेप्स क्या है। देखो ये है ना बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें है ना सिंपल बेसिक्स जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिश को ढूंढेंगे जिसको हम बोल रहे हैं डोनर, ठीक है। मोस्टली है ना कॉमन कार्प इस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैंने एक फिश को पकड़ा और उसका दिमाग का पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मैंने निकाल लिया। अब इसका उन्होंने ना पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा हम पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने डोनर फिश से बाहर निकाला। उसके बाद है ना मैंने ऐसी फिश का इस्तेमाल किया जिनको मैं बुलाऊंगी ब्रीडर्स। तो ये ऐसी फिश है जिनके अंदर है ना हम ये पिट्यूटरी फिश का जो ब्रेन है, ग्लैंड है, इसको इंजेक्ट करेंगे। तो मैंने है ना मेल और फीमेल फिश ढूंढी जो है ना मैच्योर हो रखी हैं, हेल्दी है, मैच्योर हो रखी हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो अब रिप्रोडक्शन कर दे, ठीक है। तो उनके अंदर मैंने क्या किया, जो मेरी डोनर फिश से निकला हुआ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है वो इनके अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी हार्मोन उन दोनों फिश के अंदर चला गया, मेल एंड फीमेल के अंदर, इनके अंदर वो अब हार्मोनल रिलीज करेगा, LH एंड FSH रिलीज होंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्स रिलीज होंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे स्पॉनिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मेल्स और फीमेल्स दोनों के दोनों क्या करेंगे, पानी के अंदर एग्स को एंड स्पर्म्स को रिलीज करेंगे, उनका आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और हमारी फ्राई, फिंगरलिंग, ईयरलिंग ऐसे वाला पूरा फिश प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डोनर फिश लेते हैं, उसके अंदर से पिट्यूटरी को निकालते हैं, फिर अपनी ब्रीडर्स को चूज करते हैं जिनके अंदर हमें वो इंजेक्ट करना है, ठीक है।
उसके अंदर इंजेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, स्पॉनिंग का प्रोसेस हो जाता है। और ये स्पॉनिंग की स्पेलिंग ना गलत हो रखी है, इसके बाद इसमें ना ये AN मिक्स हो गया है, इसको हटा लीजिएगा, आपको मालूम है स्पॉनिंग की स्पेलिंग क्या होती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है, थर्ड टॉपिक, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश सीड। तो अब आपको पता है फिश मेरे पास हो गई, अंडे मेरे पास हो गए, अब मुझे उनको ट्रांसपोर्ट करना है, सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, एक्सपोर्ट भी करना है, दूसरे फिश फार्मर्स तक पहुंचाना है। तो उसके है ना दो मेथड है, एक है ओपन मेथड और एक है क्लोज सिस्टम। तो ओपन मेथड होता है जिसके अंदर है ना हमें खुला हुआ ओपन कैरियर इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली हम उसे मटका बुलाते हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था, इसको है ना हम हुंडी सिस्टम भी कहते हैं। तो वेस्ट बंगाल में अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे ना मटकों के अंदर फिश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, जो बहुत पुरानी टाइम से चला आ रहा है। ये बहुत ही सस्ता मेथड है और इसमें ना लोकली यूज्ड आइटम यूज़ होते हैं, क्योंकि देखो मटका किसी भी जगह पे आसानी से मिल जाता है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, डीमेरिट क्या है, बहुत लंबे डिस्टेंस के। आप सोचो आपको अमेरिका भेजना है, मटके पे तो नहीं भेजोगे ना, ठीक है, आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट भेजना है, मटके में नहीं भेजोगे, ठीक है, बहुत हाई चांस है कि वो टूट जाएगा, आपकी फिश जो है वो पानी से बाहर निकल जाएगी, मर जाएगी, ठीक है। इसके अंदर है ना ऑक्सीजन की कोई एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं होती, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है वही यूज़ होगी। सोचो इतने लॉन्ग ट्रांसपोर्ट में वो पानी के अंदर की जो ऑक्सीजन है वो यूज्ड अप हो गई, तो आपकी फिश जो है वो मर जाएगी। ये है ओपन सिस्टम। देन सेकेंड है क्लोज सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, एक एयर टाइट कंटेनर लिया जाता है, सील्ड रहता है ये पूरा का पूरा, इसके अंदर है ना पानी भरा जाता है एक लिमिट तक, ठीक है, फिर खाली स्पेस छोड़ा जाता है ताकि एयर मिले। इसके अंदर है ना हम क्या करते हैं, रबर और प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल होता है। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट मेथड है, वो एक ट्रेडिशनल मेथड था, ये एक मॉडर्न मेथड है। अब इसके अंदर मेरिट क्या है, यहाँ पे ना ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर देते हैं, हम ये ध्यान रखते हैं इतनी सारी फिश जा रही है, उनको इतना ऑक्सीजन चाहिए होगा, इतने लंबे डिस्टेंस के लिए जा रही है, तो इन सारी बातों के पैरामीटर्स का हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, मैं इससे कहीं भी फिश भेज सकती हूँ पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा, अब मटके में कितनी मछलियाँ चली जाएगी, कुछ कुछ मछलियों का तो साइज़ इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा तो मटका भी नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ क्लोज सिस्टम में ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अब इसकी डीमेरिट क्या है भाई, एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन भी देखना है, आपको उस कंटेनर की सारी डायमेंशंस चेक करनी है। दूसरा क्या होता है, इसमें ना स्पेशल इक्विपमेंट एंड स्किल की ज़रूरत पड़ती है। अब जो इंसान ये देखेगा कि इस पानी में कितना ऑक्सीजन है, कितना मेरे को इसमें और मिक्स करना है, तो इन सब के लिए ना आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये इसका डीमेरिट है। उसके बाद है ना ये जो टॉपिक है, अब ये कहीं कहीं दिया हुआ है और कहीं कहीं नहीं दिया हुआ, छोटा सा ही टॉपिक है तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में अगर आ गया तो क्या करेंगे। तो जेब्रा फिश को है ना बायोटेक्नोलॉजी में एज अ मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है हमारी लैब में है ना बहुत सारे एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट होता है, तो उनमें से जो जेब्रा फिश है वो एक मॉडल की तरह इस्तेमाल होती है। क्यों, वाई, कि उसमें ऐसे क्या फीचर्स है कि हम उसे बायोटेक में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है ना जब कोई दवाई बनती है वो हम रैट्स पे, मंकीज़ पे, इन सब पे करते हैं, तो ऐसे है ना जेब्रा फिश भी इस्तेमाल होती है। क्यों इस्तेमाल होती है, तो पहली बात तो ये, इसका जो पूरा का पूरा जीनोम है वो सीक्वेंस हो रखा है, ठीक है, सारे के सारे पूरा का पूरा जीनोम जिस एनिमल का सीक्वेंस हो रहा होता है, ऑब्वियसली सी बात है हम उसी पर स्टडी करना प्रेफर करते हैं। और इसकी जो 26,000 जीन्स है वो ह्यूमन से मैच करती है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये एक मॉडल की तरह काम करेगी। उसके अलावा क्या होता है, ये बहुत ही छोटा सा एनिमल है, इसको बहुत कम स्पेस चाहिए। आपको पता है जो हमारी लैब होती है, अगर मैंने उसमें एक डायनासोर रख दिया कि मैं डायनासोर पे एक्सपेरिमेंट करूँगी या हाथी पे एक्सपेरिमेंट करूँगी, तो वो इतनी जगह ले लेगा। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा स्मॉल वर्टिब्रेट है, तो ये ना इसको मेंटेन करना बहुत आसान है, छोटी सी जगह में मैं इसको रख सकती हूँ। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही छोटी है। अब सोचो कोई जैसे हाथी होता है, वो 18 महीने में बच्चा पैदा करता है, तो 18 महीने तो मेरे को बैठे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो फिश होती है, जेब्रा फिश होती है, उसकी जो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो बहुत ही छोटी है, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो हार्ट मसल्स है जो ह्यूमन से बहुत मैच करती है, ये अपनी हार्ट मसल्स को रिपेयर करना चाहती है, यानी कि जैसे इसकी हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है ना, ये उसको रिपेयर करना जानती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। तो हम जो हार्ट के डिजीजेज है ना वो पढ़ने के लिए ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। उसके अलावा है ना ये लार्ज प्रोजेनी को जन्म देती है, यानी कि जब ये बच्चे देगी, इतने सारे बच्चे देगी। अब हाथी पे अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, सोचो उसने एक बच्चा दिया और उसको कुछ हो गया एक्सपेरिमेंट में, तो मेरा तो पूरा एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जेब्रा फिश ने ना बहुत सारे बच्चे दिए हुए हैं, ठीक है, उनको हम इस्तेमाल कर पाएंगे कि अगर एक को कुछ हो भी गया तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। इसमें ना बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जो ह्यूमन से मैच करते हैं, इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी का एक मॉडल है। उसके अलावा इसका जो एम्ब्रियो है
वो ट्रांसपेरेंट होता है। जब वो लार्वल स्टेज में होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके अंदर अगर आपने कोई भी केमिकल इंट्रोड्यूस किया, आप उसको बाहर आराम से देख पाओगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है ना, तो आपको अंदर जो भी फीचर्स चल रहे हैं, जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, वो ईजिली नजर आते हैं। उसके अलावा मैंने बताया ये साइज में बहुत छोटी है, सिर्फ 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। उसके अलावा इसके अंदर है ना सिमिलर डिजीज़ है, यानी कि ऐसी बीमारियां हैं जो ह्यूमंस में भी पाई जाती है और इसके अंदर भी पाई जाती है। तो ऑब्वियसली सी बात है, सोचो पार्किंसन डिजीज़ है, उसको ऊपर मेरे को स्टडी करना है, तो वो इसके अंदर भी होती है। तो अगर वो इसके अंदर है तो मैं ईजिली उसको पढ़ पाऊंगी। ठीक है, लैब में एक्सपेरिमेंट करना, मैनिपुलेट करना मेरे लिए आसान रहेगा। उसके अलावा इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, आपको पता है फिश क्या करती है, पानी में अपने एग्स को रिलीज कर देती है, वहाँ पे स्पर्म आके मिलता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसलिए इसको बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत अच्छे टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू। आई होप आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इससे पहले मैंने होस्ट पैरासाइट वाला एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था, आई होप आपने उसको देख लिया होगा। फिश टेक्नोलॉजी हमारा हो गया, बहुत जल्दी हम है ना पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।